कृपया अंदर आइए श्रीमान, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। जब व्यापारी ने सराय के दरवाजे पर कदम रखा, तो सराय का मालिक खुशी से बोला, ये सराय तब से बंद थी, जब से इसका उद्घाटन हुआ था। दरअसल, ये सराय बहुत अच्छी नहीं थी और सराय का मालिक भी बहुत गरीब था। उसकी अधिकांश सामग्री, जैसे चटाइयाँ, मेजें, बर्तन इत्यादि एक पुरानी वस्तुओं की दुकान से खरीदी गई थीं। व्यापारी को सराय ठीक-ठाक लगी। उसने अपना पसंदीदा भोजन किया और फिर बिस्तर पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर सोने के बाद उसे कमरे में दो आवाजें सुनाई दीं। प्रिय बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? पहली आवाज आई। क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? दूसरी आवाज आई। व्यापारी की नींद टूट गई। ये आवाजें दो छोटे लड़कों की लग रही थीं। व्यापारी ने सोचा कि शायद सराय के मालिक के बच्चे गलती से कमरे में चले आए हैं। ऐसा हो सकता है, क्योंकि जापानी सरायों के कमरों में दरवाजे नहीं होते जिन्हें बंद किया जा सके। केवल कागज के पर्दे होते हैं, जिनके इधर-उधर खिसकाकर आने-जाने का रास्ता बनाया जा सकता है। व्यापारी ने कहा, बच्चों, यह तुम्हारा कमरा नहीं है। कुछ देर कमरे में सन्नाटा रहा, लेकिन फिर वही आवाजें आईं। प्रिय बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? सुनाई पड़ी। व्यापारी गुस्से में बिस्तर से उठ बैठा। उसने मोमबत्ती जलाकर कमरे को ध्यान से देखा, लेकिन उसे कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया। उसने मोमबत्ती को जलता रहने दिया और चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाजें आईं। प्रिय बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? आवाजें एक रजाई में से आ रही थीं। व्यापारी ने ध्यानपूर्वक सुना, और जब उसे यकीन हो गया कि आवाजें रजाई में से आ रही हैं, तो उसने जल्दी-जल्दी अपना सामान बटोरा और एक गठरी बनाई। गठरी लेकर वह सीढ़ी से नीचे उतरा और सराय के मालिक को सारी बात बताई। गुस्से में भरकर सराय का मालिक चीखा, क्या आपको लगता है कि आपने खाना खाते समय बहुत शराब पी ली है? क्या रजाइयां भी बोल सकती हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, आपकी रजाई में से एक रजाई बोलती है। आप मुझसे असभ्यता से बोले, इसलिए अब मैं इस सराय में एक पल भी नहीं रुकूंगा। ये कहकर व्यापारी ने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और उन्हें सराय के मालिक की ओर फेंकते हुए कहा, यह रहा आपका किराया, मैं जा रहा हूं। और वह वहां से चला गया। अगले दिन एक और व्यक्ति सराय में आया। उसने खाने के समय शराब भी नहीं पी, लेकिन वह भी उस कमरे में थोड़ी देर ही रहा होगा कि उसे वही आवाजें सुनाई दीं। उसने भी सीढ़ी से नीचे आकर सराय के मालिक को बताया कि रजाई में से दो आवाजें आती हैं। महोदय, आपने मुझे एक बेवकूफ़ी की कहानी सुनाकर परेशान किया। आप मुझे मूर्ख मानते हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जी नहीं, ये बेवकूफ़ी की कहानी नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने एक रजाई से दो लड़कों की आवाजें सुनी हैं। मैं इस सराय में हरगिज नहीं रहूंगा। दूसरा ग्राहक भी नाराज होकर चला गया। अब सराय के मालिक को संदेह हुआ। वह ऊपर गया और उसने एक-एक करके सभी रजाइयां पलटनी शुरू कर दीं। उसे भी एक रजाई में से वही दो आवाजें सुनाई दीं। प्रिय बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? सराय का मालिक उस रजाई को अपने कमरे में ले गया और पूरी रात उसे ओढ़कर सोया। रात भर दोनों लड़के एक ही सवाल पूछते रहे। अगले दिन सराय का मालिक उस रजाई को लेकर उस कबाड़ी की दुकान पर गया, जहां से उसने इसे खरीदी थी। उसने कबाड़ी से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि ये रजाई तुमने मुझे बेची थी? हाँ, क्यों? कबाड़ी ने पूछा। तुमने यह रजाई कहाँ से खरीदी थी? कबाड़ी ने पास की एक दुकान की ओर इशारा किया और बताया कि रजाई उस दुकान से खरीदी गई थी। सराय का मालिक उस दुकान पर गया, लेकिन वहां उसे पता चला कि दुकान के मालिक ने भी इसे किसी और दुकान से खरीदी थी। इस तरह वह कई दुकानों पर गया और अंत में एक छोटे से मकान के मालिक के पास पहुंचा। उस मकान के मालिक ने यह रजाई एक किराएदार से ली थी और बेची थी। इस किराएदार के परिवार में केवल 4 सदस्य थे, एक गरीब माता-पिता और उनके 2 छोटे बच्चे। पिता की आय बहुत कम थी। एक बार सर्दी के मौसम में ठंड लगकर पिता बीमार हो गया। 1 सप्ताह तक पीड़ा सहने के बाद वह चल बसा और उसे दफन कर दिया गया। बच्चों की माँ इस सदमे को सहन न कर सकी और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब दोनों भाई घर में पूरी तरह अकेले रह गए थे। बड़े की उम्र 8 साल थी और छोटे की 6 साल। दोनों भाइयों का कोई मित्र नहीं था,
जो उनकी इस विपत्ति में मदद करता। उन्होंने भोजन सामग्री जुटाने के लिए एक के बाद एक वस्तु बेचनी शुरू कर दी। अंत में उनके पास केवल एक रजाई रह गई। बर्फ बहुत तेज गिरने लगी थी। दोनों भाई एक दूसरे से सटे हुए रजाई ओढ़कर लेट गए। छोटे भाई ने बड़े से पूछा, प्रिय बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? बड़े ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? ये आवाजें रजाई की रुई में गूंजने लगीं। तभी मकान मालिक किराया लेने आ पहुंचा। वह कुछ देर मकान में टहलता रहा और फिर बच्चों को जगाकर कहा, मकान का किराया दो। बड़े लड़के ने उत्तर दिया, महोदय, हमारे पास इस रजाई के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मकान मालिक चिल्लाया, मुझे कुछ नहीं जानना। या तो मकान खाली करो या मकान का किराया दो। मैं इस रजाई को किराए के रूप में ले रहा हूं। दोनों भाई थर-थर कांपने लगे। बड़े लड़के ने कहा, महोदय, इस ठंड के मौसम में हम कहाँ जाएंगे? मकान मालिक जोर से चिल्लाया, बकवास मत करो और यहां से चले जाओ। अंत में उन्हें बाहर निकलना पड़ा। दोनों भाई केवल एक एक पतली कमीज पहने हुए थे। बाकी कपड़े रोटी खरीदने में बिक चुके थे। वे मकान के पिछवाड़े जाकर एक दूसरे से सटे हुए बर्फ से ढकी सड़क पर लेट गए। उनके ऊपर बर्फ की परत जमती गई और अब उनके शरीर को ठंड नहीं लग रही थी। वे सदा के लिए सो गए। सुबह एक राहगीर उधर से गुजरा और दोनों मृत शरीरों को दया की देवी के मंदिर में ले गया। दोनों भाइयों को दया की देवी के मंदिर के एक कोने में दफना दिया गया। एक दिन सराय का मालिक उस मंदिर में गया और उसने मंदिर के पुजारी और अन्य उपस्थित लोगों को उन आवाजों की दर्द भरी कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद उसने उस रजाई को पुजारी को दे दिया। उस दर्द भरी कहानी को सुनकर पुजारी और अन्य लोगों के दिल करुणा और पछतावे से भर गए। उन्होंने दोनों बच्चों की अकाल मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट किया। रजाई से आवाजें भी अब आनी बंद हो गईं, क्योंकि उसने अपना संदेश सबको पहुंचा दिया था। पुजारी और अन्य लोगों को यह जानकर अत्यधिक खेद हुआ कि उनके नगर में दो छोटे बच्चे भूख और ठंड से मर गए थे।